अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता था आप सब ठीक होंगे। और आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है, तो आप सबको, मेरे तमाम मुसलमान बहन भाइयों को और तमाम मुसलमानों को तहे दिल से ईद की ढेर सारी खुशियाँ मुबारक हों। आज 7 जून 2025 है और आज हम ईद के पहले दिन ही आप लोगों के लिए क्लास 10th का लेक्चर 01 अपलोड करने वाले हैं, जिसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टार्ट लेते हैं, जो कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। तो आए चलते हैं, हम इस खूबसूरत सी चैप्टर का इस खूबसूरत से दिन में आगाज़ करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ रिएक्शन। आप लोग पढ़ चुके हैं रिएक्शन को, क्लास 8 में भी रिएक्शन का टर्म्स आता है, यानी वो जो क्लास 8 में हमारे पास केमिकल रिएक्शन का एक पूरा चैप्टर है, जिसमें हम रिएक्शन की डिफिनीशन कर चुके हैं। तो व्हाट इज़ अ रिएक्शन। चलो आज भी हम इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं कि व्हेन द ओल्ड बॉन्ड when the old bonds break and new bonds are formed, when the old bonds break and the new bonds are formed, this process is known as एक केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जिस प्रोसेस के दौरान हमारे पास पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स बन जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है H2 प्लस O2 गिव्स अस, ये रिएक्शन कर लेते हैं और हमें क्या देते हैं, पानी का मॉलिक्यूल्स देते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, वहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, राइट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस है। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 लगाते हैं। अब हमारे पास ऑक्सीजन भी 2 हो गए, लेकिन इस बार हाइड्रोजन पेयर कितने हो गए, 4 हो गए। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर भी हम 2 लगाते हैं। जरा देख ले, इधर रिएक्टेंट साइड्स में भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए और प्रोडक्ट साइड्स में भी, रिएक्टेंट साइड्स में भी 2 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट साइड्स में भी 2 ऑक्सीजन। इसको हम कहते हैं एक केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन में हम देखते हैं कि इसमें ओल्ड बॉन्ड किस तरह ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड्स किस तरह फॉर्म हो रहे हैं। आपको पता है कि H2 जो होता है, इट इज़ अ मॉलिक्यूल, और इसमें हमारे पास कितने एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, और वो 2 एटम्स एक कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये इनके 2 एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, या बहुत ज़्यादा हीट देकर। तो ये क्या हो जाते हैं, टूट जाता है, 2 हाइड्रोजन बनाते हैं। हर हाइड्रोजन के पास अपना एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री में उसके पास अवेल हो जाता है। अच्छा, और इस बॉन्ड ब्रेकिंग को हम होमोलाइटिक फिजन भी कहते हैं। होमोलाइटिक फिजन, जिसमें हमारे पास क्या हो जाए, बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो जाए कि बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने इसके हैं उतने इसके पास चले जाए, और जितने लेफ्ट वाले के हैं उतने लेफ्ट वाले के पास चले जाए। अब जरा देख ले, इस कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, दोनों के पास अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। सो दिस इज कॉल्ड होमोलाइटिक फिजन। तो ये वाला बॉन्ड होमोलाइटिक फिजन के नतीजे में ब्रेक हो रहा है। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है O2, हमने जो O2 लिया है, इसका मतलब यह है कि ये एक मॉलिक्यूल है और इस एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद है, और इन दो ऑक्सीजन के एटम्स आपस में एक कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए, जिसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके जरिए मौजूद है। अब जरा देख लें, इसको भी हम इसी तरह ही ब्रेक कर सकते हैं जिस तरह हमने हाइड्रोजन को ब्रेक किया है। ये भी होमोलाइटिक फिजन है। तो यहाँ O2 से हमें 2 ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे, और इन 2 ऑक्सीजन एटम्स के पास 2 सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमारे पास ये दूसरा ऑक्सीजन भी होगा और इसके पास भी 2 सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अब ये क्या करेगा, इसके पास जो 2 सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो आपके पास बन जाएगा OH के बीच एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और हमें OH मिल गया, लेकिन अभी भी इस ऑक्सीजन के पास एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब जरा देख लें, ये OH जो है
हमारे पास इसको इस बार मैं इस तरफ लिखता हूँ ये हाइड्रोजन को, ताकि इसका जो सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन को दिखने लगे। आपके पास कितने हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स थे? 2 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स थे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर यूज हुआ, एक यहाँ पर यूज हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ओ एच एंड एच। ये बन गया हमारे पास है एक H2O का मॉलिक्यूल। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और H2O, यानी एक H2O का मॉलिक्यूल हमारे पास बन चुका है। अब सर देख ले, हमारे पास तो 2 ऑक्सीजन है, कितने हैं यहाँ पर बैलेंसिंग की भी हमें क्यों जरूरत पड़ी? अब जरा देख ले आप लोग कि यहाँ हमारे पास एक ऑक्सीजन तो नहीं था, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमें 2 ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स मिल चुके हैं। तो एक ऑक्सीजन तो मुकम्मल तौर पर यूज हुआ 2 हाइड्रोजन के साथ। अब ये दूसरा ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इसके जो 2 सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन है वो भी हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स के साथ मिलेंगे और हमें क्या देगा, एक और H2O का मॉलिक्यूल विद द सेम प्रोसेस जो ऊपर मैंने आपको शो किया है। तो जरा देख ले, 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन ने यहाँ तक 2 हाइड्रोजन इस्तेमाल किए, दूसरा ऑक्सीजन जब हम लेकर आए तो उसको और भी 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी। इसलिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन कितने यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, जबकि 2 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसलिए तो हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या लिखते हैं, O2 एंड 2HF2, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए और हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए वाटर को बनाने के लिए। तो इस तरह ये हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है। अब जरा देखिए, यहाँ पर ओल्ड बॉन्ड्स यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच ये ओल्ड बॉन्ड था, ये ब्रेक हुआ। यहाँ पर ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच ओल्ड बॉन्ड्स था, ये ब्रेक हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, ये भी एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, और ये भी एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। सो दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या है, ये ऊपर जनरल रिएक्शन है और ये मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म शो किया कि किस तरह हो रहा है। अब इसके साथ हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज फॉरवर्ड रिएक्शन? तो एक बात ये भी याद रखें कि ये जो इक्वेशन के इस साइड में होते हैं, यानी लेफ्ट साइड में जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। रिएक्शन के शुरू करने से पहले जो चीजें हम लेते हैं उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो बन जाते हैं रिएक्शन होने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स कौन है, H2 एंड O2 हमारे पास रिएक्टेंट्स है, और H2O जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, which proceeds this reactions which proceeds in forward direction, which proceeds in forward डायरेक्शन, यानी जो आगे हो रहा हो, यानी जिसमें हमारे पास क्या हो रहा हो, इसको आप कह सकते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहा हो प्रोडक्ट्स में। इन विच द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, दिस रिएक्शन इज नोन एज अ फॉरवर्ड रिएक्शन। जैसे कि आपके पास है H2 प्लस O2, ये जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बना दे, H2O2 वाला हम अगर ना ले, इस बार मैं आपको अमोनिया का रिएक्शन देता हूँ कि हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक नहीं सॉरी 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, आगे की तरफ हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। एक होता है हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन। ये बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, आप लोग नोट करें अगर नोट करना चाहें तो। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, सॉरी बैकवर्ड, ये हमारे पास तीसरा टर्म हो रहा है जिसमें हम डिस्कस करने वाले बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, जैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर ये इसका उल्टा है, तो ये डेफिनेशन भी आप उल्टा लिख सकते हैं कि विच प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, विच प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, जो पीछे की तरफ हो रहा हो, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। दिस लाइन मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे थे, तो आप क्या करें, अमोनिया से फिर आप लोग क्या बनाए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आप बनाएंगे, दिस रिएक्शन इज नोन एज अ बैकवर्ड
रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन क्या हो रहा है, बैकवर्ड तरफ में हो रहा है। अब ये ना लगे कि लेफ्ट से राइट में हो रहा है, वो भी लेफ्ट से राइट में था, ये सिर्फ हमने लेफ्ट से राइट की तरफ शो किया है, वरना इस तरफ कर सकते थे। तो आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स मिलकर फिर से क्या बना रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है। सो दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड रिएक्शन। इसके साथ साथ हमारे पास दो और टर्म्स है। एक है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी एक ऐसा रिएक्शन है जो फिर से वापस ना आ सके, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसको एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, यानी अगर मैं आपसे कह दूं कि कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स तो बना सकते हैं, ये वाला रिएक्शन तो हो सकता है, लेकिन फिर से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता। सच रिएक्शंस इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। वे ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स से मिलकर प्रोडक्ट्स तो बना सके, लेकिन प्रोडक्ट्स वापस मिलकर हमें रिएक्टेंट्स ना दे सके, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन जैसे कि आप लोग सिंपल सा एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ एग ले सकते हैं। जब हम अंडे को उबालते हैं तो एक बार जब अंडा उबलता है हम फिर से उस रिएक्शन को वापस नहीं कर सकते। सिमिलरली जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी के जली हुई राख का और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो निकलता है, कुछ कार्बन भी निकलते हैं, उसको फिर से वापस मिलाकर हम फिर से वो रिएक्शंस नहीं बना सकते। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसके कुछ एग्जांपल्स है। नंबर 1 हमारे पास जो वन टाइप है इस ऐसे रिएक्शन का, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन। जब हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन हो जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा हो, ऐसे रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये मिलकर स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इस बेस के साथ मिलकर हमें क्या देता है, सोडियम क्लोराइड देता है और साथ साथ में वाटर देता है। ये वाला रिएक्शन जो है ये इरिवर्सिबल है, ये फिर से रिवर्स नहीं कर सकता। और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसको हम इस सिंपल वन हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं इसका, वो क्या है, एग्जांपल नंबर 2 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसमें हमारे पास क्या बनता हो, प्रेसिपिटेट बनता हो। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये दो साल्ट से, दोनों ही सॉलेबल साल्ट है, पानी में सॉलेबल है। तो ये रिएक्शन करेंगे, ये क्या बनाएंगे, हमें देंगे सिल्वर क्लोराइड। दिस इज प्रोडक्ट्स, दिस आर प्रोडक्ट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट तो पानी में फिर भी सॉलेबल है, ये आयन की शक्ल में होगा, लेकिन ये वाला प्रेसिपिटेट की शक्ल में होगा, ये फिर से पानी में हल नहीं होगा और एक कीचड़ की तरह पानी में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सो ये रिएक्शन जो है जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं वो भी इरिवर्सिबल होते हैं। अब ये इरिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि ये जो है ये वेरी फास्ट रिएक्शन है। क्या है, फास्ट रिएक्शन है, क्योंकि ज़रा देखिए आयनिक रिएक्शन है। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ये क्या होता है, आयन की शक्ल में मौजूद होता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। इसी तरह हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये कोई कोवलेंट बॉन्ड की तरह नहीं है कि आप पहले एक ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करें फिर वो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इस तरह नहीं होता। ऑलरेडी ये आयन की शक्ल में मौजूद होते हैं, बस सिर्फ इसका अट्रैक्शन इस क्लोरीन के साथ शुरू हो जाता है। सिल्वर प्लस का रिएक्शन डायरेक्ट, जैसे हम इसको पानी में डालते हैं ये ऑलरेडी आयन शक्ल में होते हैं, तो ये सिल्वर प्लस से चला जाता है क्लोरीन के पास और सोडियम प्लस आ जाता है नाइट्रेट के पास। तो ये रिएक्शन काफी फास्ट होता है क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, बस सिर्फ अट्रैक्शन पैदा हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच। सो हम कह सकते हैं कि वेरी फास्ट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये भी क्या है, एक फास्ट रिएक्शन है, इसलिए हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तीसरा जो एग्जांपल्स है वो भी क्या है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन का, ऑल द कंबस्शन रिएक्शन, ऑल द कंबस्शन रिएक्शन यानी ऑल द बर्निंग रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। ये कंबस्शन रिएक्शन जो है ये भी क्या है, इरिवर्सिबल है। आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे हमारे पास मीथेन गैस है और वो किसके साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल दे दे, वाटर का मॉलिक्यूल दे,
और सेम अमाउंट ऑफ हीट भी दे दे, क्योंकि दिस इज इट्स थर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस को भी हम क्या कह सकते हैं, इरिवर्सिबल, क्योंकि यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है गैस की शक्ल में, वो बस हवा में उड़ जाता है, वाटर के वेपर्स भी, और ये हीट और यहाँ कुछ जो एसिड्स बनते हैं या वो तो यहाँ पर नहीं बनेंगे, वो तो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलकर, यानी लकड़ी वगैरह को जब हम जलाते हैं तो वहाँ से हमें कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ एसिड्स मिल जाते हैं। ये दोनों रिएक्शंस क्या है, बर्निंग वाले रिएक्शंस है, कंबस्शन वाले रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम एक बार लकड़ी जलाते हैं उसमें बहुत सारा गैस हवा में चला जाता है और कुछ एसिड्स भी जमीन पर जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उस ऑक्सीजन को फिर से कलेक्ट करके, उस सारे एसिड्स को फिर से कलेक्ट करके, ये मीथेन गैस है, ये कार्बन लकड़ी वाला और ऑक्सीजन अलग फिर से बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को भी क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें रिएक्शन तो प्रोडक्ट बना सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट फिर से रिएक्शन नहीं बना सकते, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। में जरा रिकॉर्डिंग को चेक करो कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल राइटिंग भी बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है आप लोग को, आप लोग इंजॉय करें। अब इसके बाद हम एक और छोटा सा टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, ये फिफ्थ टर्म हो गया हमारे पास। ये 5 टर्म पढ़ने ज़रूरी थे केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले, इसलिए मैंने ये पहले पढ़ा दिया आप लोगों को। रिवर्सिबल रिएक्शन यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट भी बना सके और उसी टाइम कुछ देर बाद हमें प्रोडक्ट फिर से रिएक्ट करके वापस रिएक्शंस दे सके। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। डिफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट्स दे दे और प्रोडक्ट फिर से रिएक्ट करके हमें रिएक्टेंट्स दे दे, यानी जिसमें हमें हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो सके और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो सके। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन की। ये रिएक्शन जो है ये क्या है, रिवर्सिबल है। तो इसके एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, जैसे कि आपके पास ऑपरेशन होता है जिसमें एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं H2O क्या होता है लिक्विड की शक्ल में। इसको जब हम हीट देते हैं, क्या करते हैं, हीट देते हैं। पानी जब लिक्विड की शक्ल में होता है और इसको हीट देते हैं तो ये क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं वेपर्स की शक्ल में। सो दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी इसमें हो रहा है और इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन भी कह सकते हैं, तो ऑपरेशन। लेकिन ये फिर से अगर हम इसके थोड़ा सा हीट रिलीज करें तो ये फिर से ये वाला रिएक्शन भी करवा सकता है, यानी अगर इस वेपर्स को टेम्परेचर थोड़ा कूल मिल जाए तो ये कुछ हीट को रिलीज करके फिर से हमारे पास कंडेंसेशन करके वाटर के लिक्विड बनाएंगे, इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं। कंडेंसेशन या बैकवर्ड रिएक्शन, पीछे वाला रिएक्शन जो है ये कंडेंसेशन है और फॉरवर्ड वाला रिएक्शन क्या है, ऑपरेशन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं, सॉरी ये 1 हो गया और ये एग्जांपल नंबर 2 हो गया, जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर ये क्या दे सके, हमें अमोनिया के मॉलिक्यूल दे रहे हैं और ये अमोनिया के मॉलिक्यूल फिर से हमें क्या दे दे, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया भी हो रहा और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो सके उसी टाइम हाइड्रोजन, और यानी जिसमें हमारे पास रिएक्शंस मिलकर प्रोडक्ट्स बना सके और प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्शन बना सके। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये हो गया आपके पास 5 टर्म्स। अब आपने क्या पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम। पहले हम डिस्कस करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है जरा देख लें। इक्विलिब्रियम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं मेरे पास, चलो यहाँ पर लिख सकते हैं इंशाल्लाह। यहाँ मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर को हमने ऊपर से बंद किया हुआ है, बिल्कुल टाइटली बंद किया। और इस कंटेनर में मेरे पास क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है, पानी लिक्विड की शक्ल में। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। अब ये जब हीट होगा तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे बॉटम में वो एनर्जी गेन करेंगे, फिर उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो सरफेस पर आ जाएंगे और सरफेस से फिर वो क्या शुरू करेंगे, इवेपोरेशन शुरू करेंगे, वेपर्स बनाएंगे, वेपर्स के ये मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे। हाँ, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, H2O के वेपर्स बन गए। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट कह सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स है और ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट। ऊपर मैंने रिएक्शन भी ये वाला दिया है आप लोगों को, ये रिएक्टेंट्स है जो कि हीट के जरिए वेपर्स बना रहे प्रोडक्ट। और इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, ई से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारे पास क्या है,
इवापोरेशन, इसको हम FB कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। अब जरा मैं ये कहता हूँ कि यहाँ वाटर के, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 1000 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पानी के कितने मॉलिक्यूल्स है 1000 है। लेट सपोज करते हैं काफी करोड़ों अरबों अनकाउंटेबल मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन मैं सपोज करके आपको देता हूँ कि ये रिएक्शन जब शुरू हो रहा था तो मेरे पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स थे, इस कंटेनर में 1000 मॉलिक्यूल थे। अब जरा देखिए मैंने हीट शुरू किया तो उसकी ऑपरेशन शुरू हो गई। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या आ रही है, डिक्रीज आ रही है, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आ रहा है। तो वक्त के साथ साथ ये वाला रिएक्शन थोड़ा स्लो होता जाएगा और कुछ देर बाद जब हमारे पास बहुत सारे वेपर्स बनेंगे तो जितने वेपर्स ज्यादा होंगे, जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, उतनी हमारे पास कोलिजन ज्यादा होगा। जितने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे कंटेनर में तो इनको कोलिजन का ज्यादा मौका मिलेगा। जितना कोलिजन ज्यादा होता है उतना हमारे पास रिएक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये वेपर्स इनके पास काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ये जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो इनकी एनर्जी लॉस होगी और फिर वो नीचे आएंगे लिक्विड के सरफेस पर, और फिर इनसे क्या शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन, यानी फिर से ये वापस लिक्विड में आएंगे और इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं कि ये मेरे पास बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो शुरू में तो हमारे पास लिक्विड यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा थे, वो 1000 थे, ये बहुत कम थे। तो शुरुआत में तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो था यानी स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन काफी स्पीड से हो रहा था और ये वाला रिएक्शन स्लो हो रहा था। यानी अगर मैं कह दूं कि टाइम 1 पर जब हमारे पास टाइम क्या था, जब हमारे पास टाइम 0 था तो मेरे पास टाइम जब 1 था यानी पहले टाइम पर जब मेरे पास रिएक्शन शुरू हो गया तो मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड भी यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा था और कुछ टाइम बाद हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू हुआ। लेकिन इस टाइम पर हमारे पास जो स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है आर मतलब रेट ऑफ, ये स्पीड भी आप कह सकते हैं, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था, काफी ज्यादा था हमारे पास स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। यानी पहले शुरुआत में हमारे पास ऑपरेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, कंडेंसेशन बहुत कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स काफी ज्यादा थे, वहां पर मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा थे, उसको कोलिजन का बहुत ज्यादा मौका मिल रहा था। जबकि वेपर्स अभी बहुत कम बने हैं तो इनको कोलिजन का मौका कम मिलेगा, तो इसका रिएक्शन भी कम होगा। जब हमारे पास टाइम 2 हुआ यानी वक्त गुजरा हमारे पास, जब हमने दूसरे टाइम पर देखा तो मेरे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अभी भी ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन से क्या है, ज्यादा है। यानी अगर मैं कह दो कि इस टाइम पर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहे थे, फॉरवर्ड रिएक्शन में अगर मैं कह दो कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहे थे, कि फॉरवर्ड रिएक्शन में मेरे पास 9 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड क्या हो रहे थे, इवापोरेट हो रहे थे। जबकि बैकवर्ड रिएक्शन में मेरे पास 1 मॉलिक्यूल पर सेकंड कंडेंस हो रहा था, 1 मॉलिक्यूल पर सेकंड क्या हो रहा था, कंडेंस। तो इस टाइम पर मैं कह सकता हूँ कि इस टाइम हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ा कम हो गया है। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास 7 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड इवापोरेट हो रहे हैं, जबकि बैकवर्ड रिएक्शन में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा कि 3 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड। ये मोल नहीं है, मैं शॉर्टकट एग्जांपल लिखता हूं मॉलिक्यूल्स का, आप लोग मॉलिक्यूल्स ही कंसीडर करें कि यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल पर सेकंड इवापोरेट हो रहे हैं और 3 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड कंडेंस हो रहे हैं। तो स्पीड अभी भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट अभी भी ज्यादा है बैकवर्ड रिएक्शन से, इसलिए हमने ये लिखा है। अब मैं चला गया टाइम 3 यानी तीसरी टाइम जब मैंने देखा तो फिर भी हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो था वो ग्रेटर था रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरे पास 6 मॉलिक्यूल, मैं कह सकता हूँ कि 6 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड, लेट सपोजिशन है ये कि 6 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड क्या हो रहे थे, ऑपरेटर, ये क्या हो रहा था, इवापोरेशन हो रहा था। और 4 मॉलिक्यूल्स यानी अब बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड थोड़ा ज्यादा हो चुका है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन अभी भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और ग्रेटर है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से, कि 4 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं। सो दिस इज द टाइम 3, ये हमारे पास टाइम 3 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि टाइम 4 पर जब मैं चला गया इस रिएक्शन के पास तो मेरे पास क्या हो रहा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास बराबर हो चुका था रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। यानी हमारे पास 5 मॉलिक्यूल पर सेकंड इवापोरेट हो रहे थे और ये बराबर हो गए क्योंकि हमारे पास 5 मॉलिक्यूल पर सेकंड अब क्या हो रहे हैं, कंडेंस भी हो रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन, कि अब हमारे पास जितने मॉलिक्यूल इवापोरेट हो रहे हैं एक टाइम पर, उतने ही मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, कंडेंस भी हो रहे हैं उसी ही टाइम पर। तो अब जरा देख ले, जब हमारे पास पहले ये रिएक्शन शुरू हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड काफी ज्यादा था, बैकवर्ड रिएक्शन का स्पीड क्या होता था, बहुत कम था। तो शुरुआत में तो लिक्विड के
कंसंट्रेशन में कमी आ रही थी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा आ रहा था, यानी वेपर्स काफी बढ़ रहे थे और वक्त के साथ साथ बढ़ रहे थे, उसकी तादाद बढ़ रही थी और रिएक्टेंट्स की तादाद हमारे पास कम हो रही थी। लेकिन जब हमारे पास ये वाला कंडीशन आ पहुंचा तो लेट सपोज कि मैं कहता हूं कि इस टेम्पो तक जब हम पहुंच रहे थे तो पानी के मॉलिक्यूल लेट सपोज हमारे पास कितने रह चुके थे, 700 मॉलिक्यूल्स, और वेपर्स के मॉलिक्यूल मेरे पास कितने बन चुके थे, 300 मॉलिक्यूल्स बन चुके थे, कि हमारे पास ये वाला कंडीशन आ गया कि मेरे पास जो ऑपरेशन का स्पीड था बराबर हो गया कंडेंसेशन के स्पीड के, यानी 5 मॉलिक्यूल अगर सेकंड में ऑपरेट हो रहे थे तो 5 मॉलिक्यूल उसी ही सेकंड में हमारे पास क्या हो रहे थे, कंडेंस। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या इस कंडीशन के बाद यानी टर्म 4 के बाद हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कोई कमी आएगी या ना, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में मजीद इंक्रीज आएगा या ना? मैं कहता हूं कि नहीं। क्यों? क्योंकि लेट सपोज ऑपरेशन में अब 5 मॉलिक्यूल ऑपरेट हो रहे हैं, यहाँ पर 695 रहते हैं, तो उसी ही टाइम हमारे पास 5 मॉलिक्यूल फिर से, यानी ये 305 हो गए, ये इंक्रीज हुआ, ये थोड़ा डिक्रीज हुआ, तो उसी ही टाइम हमारे पास 5 मॉलिक्यूल फिर से कंडेंस हो रहे हैं, ये फिर से 700 बन रहा है और वो 300, फिर से ये 695, वो 305, फिर से वो 300 और ये 700, यानी ये बस ये वाला रिएक्शन अब जारी तो होगा, ये कंटिन्यूसली होगा, लेकिन इसके बाद हमारे पास रिएक्शंस की इस कंसंट्रेशन में मजीद ना कमी आएगी और कार्ड की इस कंसंट्रेशन में मजीद ना इजाफा आएगा। तो आप लोग जरा देख लो, मेरे पास अभी भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है तो उस टाइम पर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शंस इन प्रोडक्ट इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी जरूरी नहीं है कि वो इक्वल होंगे। ऐसे भी हो सकता है कि रिएक्शंस की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाए और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा हो जाए, तब भी हमारे पास ये वाला पॉइंट अचीव हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है जिसके यहाँ पर हुआ है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन अभी भी काफी ज्यादा, प्रोडक्ट्स अभी भी बहुत कम है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन से, मिकदार से, यानी रिएक्टेंट्स हमारे पास 700 है और प्रोडक्ट्स 300 है, और अब हमारे पास इक्विलिब्रियम का पॉइंट पहुंच चुका है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम के टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स इक्वल भी हो सकते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेटर हो सकता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से, या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर हो सकता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। ये 3 कंडीशन पॉसिबल है, यानी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल भी हो सकती है इक्विलिब्रियम के टाइम पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ग्रेटर भी हो सकती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से, या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ग्रेटर हो सकती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, यानी ये 3 चांसेस हो सकते हैं आपके पास। तो अब हम डिफिनेशन में क्या लिखेंगे? अच्छा, और इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर ही होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी जितने मॉलिक्यूल्स ऑपरेट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स हमारे पास उसी ही टाइम पर, अगर ये 1 सेकंड में 5 मॉलिक्यूल्स ऑपरेट हो रहे हैं तो उसी ही टाइम 1 सेकंड पर हमारे पास 5 मॉलिक्यूल कंडेंस भी होने चाहिए, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होना चाहिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो रेट के लिए इक्वलिटी याद रखेंगे, तो अब हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम के द स्टेट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, द स्टेट ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन की वो हालत, ये हमारे पास क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन की वो हालत, स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द rate of forward reaction, when the rate of forward reaction, speed of forward reaction becomes equal, ये टर्म याद रखिए, becomes equal बराबर हो जाए to the rate of backward reaction, हमारे पास स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। और जब ये हो जाता है तो फिर कंसंट्रेशन को क्या हो जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल जरूरी नहीं, हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि इक्वल हो जाए। एंड तो आप लोग लिखेंगे कि एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स remains constant, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब ये चूंकि केमिकल के बीच हो रहा है, ये केमिकल्स है, तो इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, लेकिन इस एग्जांपल को हम क्या कहते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। कि ये चूंकि इसमें सिर्फ ये वाला रिएक्शन, इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये मैटर लिक्विड की हालत में है और यहाँ ये वेपर की हालत में है, तो इसलिए यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं आया है। तो इस रिएक्शन का जब आर एफ बराबर हो जाए आर बी के, यानी इस रिएक्शन के लिए जब हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुंच जाएगा तो वो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। जब हमारे पास सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है केमिकल्स के, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा हो, या सॉलिड से लिक्विड में, या लिक्विड से गैस में, या गैस से लिक्विड में, या लिक्विड से सॉलिड गैस में, लिक्विड से गैस में, और गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, और सॉलिड से लिक्विड में, या सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में, ये कंडीशन हो रहा हो और इसके लिए इक्विलिब्रियम का पॉइंट पहुंचा है तो इसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम।
और इस रिएक्शंस के लिए जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इन टू और हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर एक नया गैस एक नया केमिकल्स बनाते हैं। ये एक नया रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल रिएक्शन है और ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है और इसमें मुकम्मल केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। तो इसके लिए जब हमारे पास आर एफ बराबर हो जाए आर बी के, इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये एक केमिकल रिएक्शन है। और इसके लिए अगर अब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का टर्म आपको लेकिन मेरे साथ जगह नहीं है। तो ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ डिस्कशन जो कि बहुत डिटेल के साथ डिस्कशन है। अच्छा, ये इधर देखें, अगर मैं कह दूं कि द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जब हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, इन जितनी स्पीड से हमारे पास ऑपरेशन हो रहा है उतनी स्पीड से हमारे पास कंडेंसेशन होगा, तो क्या रिएक्शंस की कंसंट्रेशन इससे मजीद कम हो सकती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इससे मजीद ज्यादा हो सकती है। यानी हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि इसके बाद हमारे पास रिएक्शन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी, इसके बाद वो मजीद चेंज नहीं होंगे। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर ये टर्म जो है एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स रिमेंस कांस्टेंट, ये जरूरी नहीं है। अगर हम यहाँ तक इसको स्टॉप करें तो हमें काम दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारे पास जब आर ए बराबर हो जाए अभी के, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है, तो यहाँ पर हमें ये पता ऑल भी लग जाता है कि इसके बाद हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही होने चाहिए, क्योंकि स्पीड बराबर हो चुका है। दूसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये जो इक्विलिब्रियम है, ये आप सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम हम सिर्फ किसके लिए पढ़ेंगे, ये हम इरिवर्सिबल रिएक्शन का जिक्र इसमें नहीं होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम इज जस्ट फॉर, ये किसके लिए है, ये पॉइंट याद रखें, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा वाला, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर में हम सारे के सारे रिवर्सिबल रिएक्शन को ही डिस्कस करेंगे और इरिवर्सिबल रिएक्शन का कोई जिक्र नहीं होगा यहाँ पर। तो मैं सोचता हूँ कि इसके साथ साथ ये लेक्चर ख़त्म होने वाला है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि इसमें मज़ीद हमें कुछ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। आई थिंक इट्स इनफ आप लोगों के लिए। आप क्या करें, इसको नोट डाउन करें अपने पास, तो इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड को बस स्टॉप करो, ये काफ़ी आप लोगों के लिए। अच्छा, आप लोगों के लिए गुड बाय, और अपनी ईद को मज़े से एंजॉय करें और घर में रहें, सेफ रहें, खुश रहें। अस्सलाम।